Feeling confused about income tax? Chill, you're in the right place. In this series, I'll make everything super simple with easy language, fun examples, and straight from the workbook, exam oriented explanations. Stick with me, and you'll see how easy the subject actually is. Welcome back to my channel. This is me, Safura Rahim, your study buddy. Think of me as that friend who explains things right before the exam and makes everything crystal clear. This isn't just a study series, it's your cheat code to passing income tax. Just watch, take notes, and trust me, I've got your back. What is tax? Tax is a compulsory financial charge imposed by the government on individuals and businesses. It is collected to fund public services like schools, hospitals, roads and defense. टैक्स क्या है? टैक्स एक फॉर्म ऑफ चार्ज है जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स पर लगाती है, एक फॉर्म ऑफ रेवेन्यू की तरह कलेक्ट करती है ताकि वो पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जैसे कि स्कूल्स बिल्ड कर सके, हॉस्पिटल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके. Tax is not just the money you pay to the government, it also includes interest, penalties, fines, duties, and fees. Now let's see types of taxes. There are two types of taxes: direct tax, indirect tax. Direct tax, this tax is paid directly by a person or a company. It cannot be shifted to someone else. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस इंसान पर गवर्नमेंट वो टैक्स लगाती है, सिर्फ वही इंसान उसको पे करेगा, वो अपना बटन किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू अर्न अ सैलरी, इनकम टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम इट, एंड इफ अ बिजनेस मेक्स प्रॉफिट, इट मस्ट पे कॉर्पोरेट टैक्स ऑन इट्स अर्निंग्स. Now let's see indirect tax. This tax is paid by one person but passed on to another person, which means यहाँ पर जो टैक्स का बर्डन है वो शिफ्ट हो सकता है. For example, from seller to customer. When you buy a chocolate bar, the shopkeeper pays GST, but he adds it to the price. So ultimately, you actually bear the price. Now let's see the difference between direct taxes and indirect taxes. Mark this question as important for 12 marks. First, let's see the meaning. We have already seen it, right? Tax paid directly to the government by the taxpayer, that is direct tax. Tax levied on goods and services, it is collected by the businessman, then the businessman pays it to the government, that is indirect taxes. Second is incidence and impact, which means लेवी किस पे हो रहा है टैक्स और इसको पे करने का बर्डन किस पे है. डायरेक्ट टैक्स में फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, मतलब जो इनकम अर्न कर रहा है उसी पे बर्डन है कि वो टैक्स पे करे गवर्नमेंट को. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन. सेलर उसको कलेक्ट करता है फ्रॉम द बायर एंड पेज इट टू द गवर्नमेंट. शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, डायरेक्ट टैक्स में कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स में कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, दैट इज अल्टीमेट कस्टमर्स. एग्जाम्पल्स: इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्स में आते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स में GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं. कलेक्शन अथॉरिटी, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. इनडायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करता है? इंटरमीडिएरीज, जैसे कि सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये सब कलेक्ट करके किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को. नेचर मतलब प्रोग्रेसिव नेचर का है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है. रिच पीपल पे मोर टैक्सेस एंड पुअर पीपल पे लेस टैक्सेस. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में इसका उल्टा है, वाइस वर्सा. इनडायरेक्ट टैक्सेस सबके लिए रिग्रेसिव है, मतलब सेम टैक्स रेट फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ इनकम अर्नड. पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेड बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स और कंपनीज डायरेक्टली. इनडायरेक्ट टैक्स में पेड बाय कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली, मतलब हम ही पे करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन इनडायरेक्टली पे करते हैं उसको बाय परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. इवेजन की पॉसिबिलिटी, इवेजन मतलब क्या हम उससे बच सकते हैं टैक्स से? हायर चांसेस होते हैं डायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि अपनी इनकम छुपा लेते हैं लोग. इंडिविजुअल्स में हाइड देयर इनकम, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत लोअर चांसेस होते हैं एज इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम GST मतलब इनडायरेक्ट टैक्स पे भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं वो उसी में इंक्लूडेड होता है. नाउ लेट्स सी सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम refers to the aggregate income earned by an SSC from any all the following 5 heads. एक आदमी जब भी पैसे कमाता है उसकी इनकम अलग अलग सोर्सेज से आती है, लेकिन वो सारी एग्रीगेट हो जाती है, मतलब एड अप. जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 15 to 17. अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको सैलरी मिलेगी.
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 to 27, अगर आपका कोई घर या बिल्डिंग है और आप उसको रेंट पे देते हो. प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सेक्शन 28 to 44. आपने बिजनेस या प्रोफेशन है, जैसे कि आप एक डॉक्टर हो, लॉयर हो, उससे कमाते हो. कैपिटल गेन सेक्शन 45 to 55. कोई एसेट बेचने से जो प्रॉफिट होता है, जैसे कि शेयर्स, गोल्ड, लैंड. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 to 59. अदर सोर्सेज में जैसे कि बैंक इंटरेस्ट हो गया, लॉटरी, गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें. In addition to above income of spouse or minor child is added and current year losses and carried forward losses are deducted. Hence, it is calculated before making any deductions under section 80C to 80U. 80C to 80U में ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट आपको टैक्स सेविंग के लिए अलाउ करती है. तो ये डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि LIC, PPF में अगर आप इन्वेस्ट करते हो टैक्स सेविंग हो जाता है आपका, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता. तो इससे पहले जितनी भी इनकम होती है डिडक्शन से पहले, दैट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम, लेकिन टैक्स इस पर नहीं लगता, टैक्स टोटल इनकम पर लगता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज टोटल इनकम. Total income refers to the total amount of income of an SSC which is arrived at by deducting permissible deductions under section 80C and 80U, जैसे कि मैंने भी बोला, from the gross total income. The income tax of an SSC is charged on his or her total income at prescribed rates. इसका फॉर्मूला क्या है? total income equals to gross total income minus deductions under section 80C and 80U. टोटल इनकम का सिंपली ये मतलब है टैक्स सिर्फ उस इनकम पे लगती है जो क्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करने के बाद बची होती है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड SSC. मीनिंग, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन. कोई भी इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल एंटिटी जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करती है. SSC, according to Income Tax Act 1961, an individual who is liable to pay tax to the government in a financial year is termed as an SSC. SSC वो पर्सन होता है जो लायबल है गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए. टाइप्स मतलब पर्सन में कौन कौन आता है. इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड ऑल अदर जुडिशियल पर्सन्स. और SSC में SSC includes normal SSC, representative SSC, deemed SSC, SSC and default. Comparability. Every person need not be an SSC, but every SSC is a person. हर person SSC नहीं होता, पर हर SSC एक person होता है. मतलब कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी पर्सन हो सकता है, पर तभी SSC बनेगा जब उसको टैक्स देना पड़ेगा, जब वो गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए लायबल होगा. Now let's see tax liability. Tax liability refers to the amount paid by an SSC on taxable income of previous year to Income Tax Department. It is an amount paid by the SSC to the Income Tax Department. The individual pays an amount of tax on income earned in previous year to the Income Tax Department. The amount payable, मतलब which is to be paid, is known as tax due. Tax liability क्या है? टैक्स लायबिलिटी मतलब वो अमाउंट जो एक SSC को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है अपनी टैक्सेबल इनकम के बेसिस पे. जो टैक्स देना होता है उसको टैक्स ड्यू कहते हैं. टैक्स ड्यू का फॉर्मूला क्या है? लेस TDS लेस एडवांस टैक्स पेड. अमाउंट टू बी पेड टू द टैक्स डिपार्टमेंट इज टैक्स ड्यू. ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें, जिसके बेसिस पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं एक इंसान की. फर्स्ट, कैलकुलेट इनकम ऑफ ऑल हेड्स सेपरेटली. Then take aggregate of all the incomes computed under different heads and total will be gross total income. We have seen till there, right? Give all the applicable deductions provided under section 80C to 80U of Income Tax Act. Give deductions for basic limit that is 2,50,000 and new scheme में यह है 3 lakh. Calculate tax as taxable income. Then give deductions for rebate if applicable. Add 4% health and education cess. Give deductions for TDS or advance tax paid. The final amount is tax due to the department. Final जो amount बचेगा वो tax due होगा जो department को देना है. Now let's see another important topic, that is what is previous year, what is assessment year. Previous year, it refers to the year which is immediately preceding the assessment year. Assessment year, it refers to the period of 12 months starting from the day 1 of April. Section previous year comes under the section 3. Assessment year comes under section 2 clause 9. प्रीवियस ईयर क्या होता है? वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें SSC ने इनकम अर्न की है एक्चुअली में. सेक्शन में कौन से डिफाइन है? सेक्शन 3 में.
इसकी ड्यूरेशन क्या होती है 1 अप्रैल to 31 March. Charging of tax. As per the Income Tax Act, income earned in the previous year is charged to tax in the assessment year. मतलब whatever income you are earning in the previous year, it is going to be charged in the assessment year. Assessment year क्या है? In each assessment year, tax is levied on the total income earned by an assessee in the previous year. टैक्स किस पर लगता है? प्रीवियस ईयर में आपने जो भी इनकम अर्न की है उस पर टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में. क्या प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स के होते हैं? हाँ, जनरल रूल तो यही है कि दोनों का ड्यूरेशन यूजुअली 12 मंथ्स का होता है, 1 अप्रैल to 31 मार्च. बट देर आर स्पेशल केसेस जिसमें प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम भी हो सकता है. जैसे कि अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं बट साल के बीच से, जैसे कि 1 अगस्त 2024, तो उसका प्रीवियस ईयर 1 अगस्त 2024 to 31 मार्च 2025 होगा, जो 12 मंथ से कम है. लेकिन उसका असेसमेंट ईयर फिर भी 12 मंथ्स का होगा, विच मीन्स प्रीवियस ईयर के मंथ्स कम हो सकते हैं लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स की ड्यूरेशन का होगा. So that's it for today. Alhamdulillah, today we understood the first chapter basics of income tax, which is very important for the foundation. Whenever we gain knowledge, we should always make this beautiful dua. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase me in knowledge. If you found this explanation helpful and easy to understand, don't forget to like, share and subscribe to my channel so you can learn more in a simple way. Until then, bye bye. See you in the next video. Fi amanillah.